चलिए अब शुरू करते हैं आगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है ये लिख लीजिए। व्हेन फर्स्ट ऑब्जेक्ट exert force on second object, then second object exert same force on first object. These two force are equal in magnitude but opposite in direction. इसको आप ऐसे लिख दीजिए, समझना चाह रहे हैं कि एक बॉल है, ये दूसरी बॉल ये है। अगर ये बॉल आके इस पर एक फोर्स लगाएगी, समझिए ये ए है, ये बी है, ठीक। तो ये आके इससे टकराई तो इसने इस बॉल पे एक फोर्स लगाया जिसको क्या कहेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये क्या है, फोर्स जो है बी पे लगाया गया है ए के द्वारा। तो इसको जब ये इतना ही फोर्स, सेम फोर्स जो है ए पे लगेगा, किसके द्वारा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी भी फोर्स पे इतना ही लगाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि एवरी एक्शन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी कोई एक्शन होगा तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। इसका स्टेटमेंट आप ये भी लिख सकते हैं कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, या ये स्टेटमेंट लिखना चाहें कि व्हेन फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट देन सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट सेम फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। दीज टू फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और इस फोर्स को क्या कहते हैं हम, एक्शन फोर्स, क्योंकि हमने इसको पुश किया है, ये जाके इससे फोर्स होगा एक्शन, क्योंकि हमने इसको एक्शन लिया है इसमें। और ये जो हमको दोबारा लगाया है, ये क्या किया है, रिएक्शन दिया है, इसको क्या कहते हैं, रिएक्शन। ये क्या है, एक्शन फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, ये रिएक्शन वाला फोर्स है, जिसने इसने जो इस बॉडी ने हमें उसको रिवर्स कर दिया, ठीक। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्शन और रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो फोर्स लग रहा है, इसको एक्शन और रिएक्शन फोर्स कहते हैं। बस ये याद रखना कि ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है ये दो अलग अलग बॉडी पे है, एक ही बॉडी पे नहीं लग रही है। ये दोनों फोर्सेज हैं वो दो अलग अलग बॉडी पे लग रही हैं। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज जो है दो अलग अलग बॉडी पे लग रही हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। आप ऐसे समझिए कि आप चल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, जमीन पे एक पैर को पुश किए तो जमीन ने आपको वापस पुश किया, जिससे आप आगे बढ़े, ठीक। मतलब आपने जमीन पे एक फोर्स लगाया एक्शन का और जमीन ने रिएक्शन का फोर्स लगाया, जिसको आप यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा आप जमीन पे एक फोर्स लगाएंगे हर कदम पे, दूसरे में रिएक्शन मिलेगा, जिससे आप आगे बढ़ेंगे। इसमें इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जब आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो आप, जैसे थप्पड़ आपने मारा किसी को, तो उसको दर्द होता है, आपको दर्द नहीं होता है। क्यों? अगर एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है तो आपको भी दर्द होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ये है, मतलब इसका ये है एक्सप्लेनेशन कि दर्द आपको भी होता है, क्योंकि आपकी जो हाथ की खाल है जो ये है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसका जो चेहरे पे होता है, चेहरे की जो खाल है ये बहुत ही मुलायम होती है, इसलिए उसको चेहरे पे चोट ज़्यादा लगती है और हाथ पे आपको चोट कम लगती है। लेकिन चोट दोनों को लगती है, इसलिए आपको जब कोई मारे, आपका टीचर कोई भी, तो आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको भी चोट लग रही है, ठीक है। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है, कंजर्व मतलब चेंज नहीं होता है, संरक्षित होता है, कंजर्व करता है अपने आप को। मोमेंट जो है वो ये नहीं कि वो मतलब खत्म हो जाए, वो अपना हमेशा जो है बिफोर और आफ्टर जो है सेम ही रहता है। उसको हम एक उदाहरण समझते हैं। क्या है कि हमने एक बॉल है जो है, ये बॉल है, इसकी स्पीड कुछ है, इसकी स्पीड कुछ इससे ज़्यादा है, ये आई और आपस में टकराए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आगे आ गए। इसने अपना जो है, जो इसका मोमेंटम था, इसने बी को दे दिया और ये आगे चला गया और ये उसके पीछे। लेकिन बिफोर द कोलिजन क्या था, पहले कैसा था कि ये सेम था, इससे दोनों अपन अलग अलग थे, फिर ये आपस में टकरा गए, फिर ये आगे निकल गया, ठीक है। आप इसको लिख लेंगे कि ये बॉल है जिसका मास m है, और इसका बॉल क्या है, mb है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, u है, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ub है। ua क्या है, ज्यादा है, ub कम है। ये आके यहाँ पे कोलाइड हुआ, यहाँ कोलाइड होगा तो इस पे एक एक्शन वाला फोर्स लगाएगा ए, जिसको हमने ये नाम दे दिया कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी जो है एफ ए बी। ये क्या है, ये बी द्वारा ए पर फोर्स लगाया जाएगा। ये दोनों फोर्स क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगे, बस इनका क्या रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, ठीक। दोनों फोर्स आपस में इक्वल है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है।
ठीक, चलिए आगे हम सोचते हैं इसमें। आके लड़ी, अगला क्या हुआ कि भाई जब इससे टकरा गई तो इसने क्या किया, इसका मोमेंटम ज्यादा था ए वाली का, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसने अपना मोमेंटम बी को दे दिया और बी और आगे चला गया, ए उसके जस्ट पीछे रह गया। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमें ये पता है कि जो फोर्स होगा एफ बी ए वो किसके बराबर होगा, एफ ए बी के। ठीक, एफ बी ए जो है एफ बी बराबर है, बस अंतर क्या है कि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया, माइनस साइन लगा दिया इस पे। ठीक, ये फोर्स इसने लगाया था और ये फोर्स इसने, और फोर्स इक्वल क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास क्या है इसका, इसका मास ए वाला है और इसका मास क्या है, बी है। जरा और आगे लिखते हैं, और आगे इसको अगर लिखेंगे तो मास ही रह जाएगा एम ए। ये क्या है, इसमें ए की क्या स्पीड है, यू ए, और ए की बाद में क्या हो गई, बी ए, तो यू ए माइनस बी ए अपॉन ए। ठीक, इक्वल टू यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन के साथ एम बी और यू बी माइनस बी बी अपॉन टी, टाइम रहेगा सॉरी टी। एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। इसलिए हमने यहाँ गलत लिख दिया, फिर से सही कर लेता हूँ। ये क्या है, v है, तो ये क्या है, u है। क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पहले रहेगी, ये v है और ये u है। ठीक, अब टी टी कैंसिल हो गया, टी टी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, एम ए बी ए माइनस यू ए। ठीक, इक्वल टू माइनस एम बी इक्वल टू बी बी माइनस यू बी। समझ में आ गया। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो देखिए क्या होगा, चलिए इसको हम यही करते हैं, तो एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल टू माइनस साइन है, माइनस एम बी और बी बी प्लस एम बी और यू बी। ठीक, एम बी और यू बी। ठीक है, समझ में आ गया। अब माइनस को एक तरफ ले लेते हैं, प्लस वाले को एक तरफ ले लेते हैं, तो हमको क्या मिला, एम ए वी ए प्लस एम बी यू बी, सॉरी एम बी और बी बी इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। तो u वाला एक तरफ मिल गया, v वाला एक तरफ मिल गया। ठीक, तो क्या इससे क्या मिला कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे था, दोनों का सम जो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले का। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है बिफोर द कोलिजन, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आफ्टर द कोलिजन के बराबर है। इस चीज को, इससे हमें क्या पता चला, ये लिख लीजिए, यहीं पे लिख देते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आफ्टर कोलिजन। आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने थोड़ा उल्टा ये लिख दिया है कि u वाला इस तरफ होना चाहिए, v वाला इस तरफ होना चाहिए। आप उस पर मत ध्यान दीजिए, बस इस कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि कंटेंट क्या कहना चाहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोलिजन के पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कोलिजन के बाद भी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। कब, दोनों का सम जो होगा। ये याद रखना कि सम की बात हो रही है यहाँ पे, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही। तो दोनों का सम जोड़ के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर हो रहा होगा, वो बाद में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। तो इसमें आप डिफिनेशन लिख लीजिए, इसकी क्या है, डिफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। इसी के आगे सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिफोर कोलिजन
collision is equal to sum of moment of inertia after the collision और एक sum of moment of inertia before the collision is equal to sum of moment of inertia after the collision, provided no external force। हमने इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, तो ये भी लिखना पड़ेगा आपको, प्रोवाइड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, प्रोवाइड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। हमने कोई बाहर से अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया है, तो प्रोवाइड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये यहाँ पे लेक्चर खत्म हो रहा है इसका। आप अपना फीडबैक हमको हमारा फीडबैक देते रहिए, जो भी गलतियां हैं वो बताते रहिए, जो आप सुधार चाह रहे हैं वो हमें बताते रहिए, जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन है, वो भी पूछते रहिए। मैं अगर आपका कई लोगों का एक ही जैसा क्वेश्चन होगा तो उसके लिए मैं फिर से एक वीडियो बना के आपको डाल दिया करूंगा। इसमें कोई भी आप है, जो भी आपको लग रहा हो कि मेरे अंदर गलती, मुझसे गलती हो रही है, उसको आप बता सकते हैं, उसमें कोई संशय मत करिए। थैंक यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पर हम 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ये जो पढ़ा रहे हैं हम, इसको जो बच्चे 9th से 12th क्लास में हैं, ये इनके लिए प्रॉफिटेबल है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठने वाले हैं, चाहे वो नीट देना चाहते हो या ये एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो जिसमें साइंस पोर्शन आता है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि आप 1 लाख क्वेश्चन चाहे सॉल्व कर लो, लेकिन जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे कि ये क्वेश्चन बना कैसे है, तब तक आपके लिए वो चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इसमें हम यही आपको सिखाएंगे क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक, थैंक यू।